सभी को नमस्कार। और आज नए लेक्चर के साथ है और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के साथ आए हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल वर्क। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज। इलेक्ट्रिकल वर्क को समझना है अगर तो क्यों ना एक सर्किट बनाया जाए। ये कोई रेजिस्टेंस है R, बैटरी है V। स्विच कनेक्ट करेंगे तो करंट मिलेगा। करंट क्यों मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से मिलेगा। ठीक है, चलिए। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ना इस कंडीशन में, समझिए गौर से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जाके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। ठीक, और इस कारण से इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट मिला। वेरी नाइस। हम क्या कहते हैं कि कोई एक चार्ज है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो एक तरह से चार्ज है, तो चार्ज कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। और चार्ज तो क्या चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मन से ऑटोमेटिक क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, या कोई इसको मोशन करवा रहा है, या कोई इसे मजबूर कर रहा है कि आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाइए। तो हाँ, इसे मजबूर किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बैटरी के द्वारा। यानी कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस, आप वैसे भी हम लोग समझ के पढ़ के आ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बनने पर करंट फ्लो करता है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही कहीं ना कहीं ये बैटरी है जो कि एनर्जी दे रहा है, बैटरी है जो वर्क कर रहा है। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिकल वर्क को पढ़ने के लिए आए हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? अगर इस रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, अभी हम इस रेजिस्टेंस को हटा के एक बल्ब लगाते हैं। ठीक, और अगर कोई बल्ब लगा हुआ है तो ये लाइट देगा जब स्विच ऑन करेंगे तो, और लाइट देगा तो हमें क्या मिल रहा है? लाइट एनर्जी। तो क्या ये लाइट एनर्जी ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया कि कहीं से आया होगा? तो कहाँ से आया लाइट एनर्जी? यानी कि ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं करंट के द्वारा कन्वर्ट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो ये वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या और ये कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे, मतलब इस बात को समझेंगे। तो देखिए, कभी भी कोई काम अपने आप तो नहीं होता है। ठीक है, एक बैटरी है जिसे आप सेल कहते हैं, बैटरी ऐसे आप सेल कहते हैं, इसकी थोड़ी सी कहानी अलग है। ये सेल और बैटरी है, ये है सोर्स। ये क्या है? सोर्स। ये बल्ब क्या है? तो बल्ब एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और ये क्या है? और ये बैटरी क्या है? सोर्स है। देखिए एक डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। हम फिलहाल चार्ज, हम मानते कोई चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है। हम मानते हैं समझाने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, और ये पॉजिटिव चार्ज इस बल्ब के होकर फ्लो किया, और ये यहाँ है। ठीक, कोई दिक्कत। जब ये चार्ज इस टर्मिनल से निकल रहा होता है तो मानो कि बैटरी के अंदर से निकल रहा है, और बैटरी इसको पूरा रुपया दे के गया है। बैटरी ने इसको पूरा पैसा, पूरा करेंसी दे दिया कि जाओ और एंजॉय करो। ठीक है, ये क्या किया कि गया और जाके बल्ब को अपना एनर्जी दे आया, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल के पास चला आया। ठीक है, फिर जब इससे ये फ्लो किया, आपको पता है कि कोई भी चार्ज इजीली पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मोशन कर जाए। ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। यानी कि वैसे भी चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मोशन कर जाएगा। ठीक है, वैसे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन को भी साथ साथ अपने मन में रखते रहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट फ्लो करता है, या हम कहते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो किसी एक बात को लेकर आप आगे बढ़िए। वैसे हम तो ये मानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। ठीक, तो माने कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकला और पॉजिटिव के पास आया। ठीक, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो ये है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव किया टर्मिनल के पास तो पहुंच गया, हम ये बात समझ गए। लेकिन वापस
इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के पास कैसे आएगा, ये है क्वेश्चन। मतलब क्या, आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल को यहाँ पे लाके डाल दिए तो ऑटोमेटिक ये ड्रिफ्ट कर गया नीचे की ओर, ठीक है ना? नीचे की ओर ड्रिफ्ट कर गया, लेकिन वापस आप यहाँ पे एक सोर्स है, आप यहाँ पे एक सोर्स है जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि बॉल को वापस ऊपर लाके डाल रहे हैं और फ्लो कर रहा है और मोशन हो रहा है बॉल का। यहाँ पे ठीक इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है इस सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर तो आराम से चले आएगा और करंट मिल जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए वापस अब इलेक्ट्रॉन को वापस इस डायरेक्शन में फ्लो करना है, तो फिर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर भी जाना पड़ेगा ना, और पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये देखिए हायर पोटेंशियल, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मोशन करता है, ना कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो इस कंडीशन में आता आपका बैटरी और जो सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ना कि आपको ये जो बैटरी है उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो अपने एनर्जी के हेल्प से क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे रोल प्ले किसका है, बैटरी का। यानी यही बैटरी चार्ज को कंटिन्यू सर्किट में मोशन करवा रहा है। चार्ज को कौन करवा रहा है, बैटरी। अगर बैटरी नहीं होता तो, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव आना ईजी है, वापस पॉजिटिव से निगेटिव जाने के लिए एक तो डिवाइस चाहिए, तो वो कौन है, बैटरी। यानी कि कहीं ना कहीं बैटरी आपका सोर्स है। कोई भी अगर काम हो रहा है सर्किट में उसका, यानी कि लाइट अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो बैटरी वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कि द एनर्जी स्पेंट, देखिएगा, द एनर्जी स्पेंट इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर से या आप किसी भी सर्किट में चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कौन देता है, तो इलेक्ट्रिक सेल। हाँ, तो हमको भी बैटरी से मतलब नहीं, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि ये ऐसे एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करवाने के लिए जरूरत पड़ती है। यानी द एनर्जी स्पेंट इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय अ सेल। नेक्स्ट टाइम लिख लेंगे, मैं लिख देता हूँ, दिस एनर्जी यानी ये जो एनर्जी वो सेल यानी तो बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, आपके घर में फ्रिज चल रहा है तो भाई फ्रिज कहीं ना कहीं चल रहा है तो कोई एनर्जी से काम कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम कर रहा है। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन दे रहा है, तो आपके घर में जो बिजली आ रही है वो दे रहा है, अरे मतलब कोई सोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि अगर आपके सर्किट में सिर्फ एक फ्रिज लगा हुआ है तो उस फ्रिज को चलाने के लिए कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, this is theoretical based only, we will talk about numerical part also, but let's understand what is electric energy in very simple words. So electric energy is nothing but किस सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पार्ट को देखते हैं। मानते कोई सर्किट है पॉजिटिव नेगेटिव, करंट मिला, आई करंट मान लेते हैं, बी पोटेंशियल डिफरेंस है, स्विच है, ये बल्ब है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गया। अच्छा, वर्क क्या है फिर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गया, वर्क क्या, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। यानी ये एनर्जी वर्क वैसे भी इक्विवेलेंट होता है, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं कि जो एनर्जी सर्किट में होगा, जो कि हम मैथमेटिकली आगे ड्राइव करते हैं क्या एनर्जी होगा, वही वर्क डन कहलाएगा। लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो क्या है कि एनर्जी क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये कुछ ऐसा एनर्जी होगा किसी भी सर्किट में जो कि स्पेंड किया जाएगा चार्ज को मोशन करवाने के लिए, ठीक। जो वर्क डन हुआ उस पूरे चार्ज को सर्किट में मूव करवाने के लिए हम उसे इलेक्ट्रिकल वर्क कहेंगे। वैसे हम लोग एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और वही कहीं ना कहीं हम लोग एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से।
हम मानते हैं क्या कि एक पॉजिटिव चार्ज को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे लाने पे कुछ वर्क डन W क्या किया गया, W वर्क डन किया गया, और कितना वर्क डन किया जाएगा तो जितना एनर्जी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होगा। तो जरा सा हम लोग वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम किसी अगर सर्किट में कुछ बल्ब लगे हुए हैं, फ़ैन लगे हुए हैं, तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके लिए मैं जैसा मैथमेटिकल डिविजन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग क्या पढ़े हुए हैं कि हाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक से कि V क्या होता है W/Q, याद है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, याद है ना? W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? जो चार्ज आप फ्लो करवा रहे हैं सर्किट में, और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो हम लोग को वर्क डन निकालना है तो V इंटू Q। ठीक, और क्योंकि हम लोग Q तो हम लोग समझने के लिए वर्ड यूज़ कर लिए थे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं काम करंट के साथ करना होगा। करंट 5 एम्पियर दे दिए, है ना, वोल्ट लगा दिए, 5 वोल्ट का बैटरी है, आप बताइए कितना वर्क डन हुआ। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा करंट के टाइम में बात करेंगे, तो हम लोग इस Q को हटा के करंट के टाइम में बदल देते हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q होता है I इंटू टी। आप लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। तो क्या करते हैं आप, W इक्वल्स टू V इंटू I इंटू टी। सो W इक्वल्स टू V I T। ये फॉर्मूला हुआ। ठीक, यानी कि अब ये याद रख सकते हैं। अब ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि V इक्वल्स टू I R होता है। ये आपका मेन एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग अलग अलग फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो V इक्वल्स टू हो गया I R, और तो हम लोग इसको वापस बदल सकते हैं, क्योंकि I और T तो तुरंत लाए हैं हम, तो फिर इसको तो बदलने की कोशिश करेंगे नहीं हम। तो अब जब V को जरा चेंज करके एक नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो V इक्वल्स टू हम I R पुट करते हैं अगर, और I T पहले से है, तो हम क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। याद कीजिए, ये हीट एनर्जी का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ भी एक फॉर्मूला आया था, जो मैंने कहा था कि आगे ड्राइव करेंगे। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, E के बराबर, वर्क एनर्जी थ्योरम से, कि सर्किट में कितना वर्क डन होगा तो जितना एनर्जी होगा। आप कितना वर्क डन करेंगे, हम लोग पढ़ाई को, हम लोग फिजिक्स को ईजी बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं, और उसी एजम्पशन से हम लोग बात करते हैं, जबकि ये रियली में सही होता नहीं है ना। तो एक्चुअली क्या कहते हैं ना फिजिक्स में हम लोग कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना एनर्जी होगा वो उतना ही वर्क डन करेगा। ठीक है, और इस कारण से हम लोग एनर्जी और वर्क डन को इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और इसलिए दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम होता है। याद कीजिए क्लास 9 का चैप्टर। तो हम लिख सकते हैं क्या, V I T इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। Now we will be talking about the SI unit of work and energy of now we will be talking about the SI unit of electrical energy or electrical work. And from class 9 you know that the SI unit of work or energy is joule. Hence the SI unit of electrical work or electrical energy will also be joule. There is one more unit called board of trade unit, which we will be discussing after the topic power. Now let's move into the topic power. हमारे पास अभी जैसे फॉर्मूला आया था एनर्जी का, जिसे हम वर्क डन भी कहे थे, क्या आया था, V I T। अच्छा, अब पावर के बारे में हम लोग कुछ जान रहे हैं क्लास 9 से, याद है ना आप लोग को। पावर क्या है कि हम लोग जब किसी भी कार्य को अगर टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो वो मुझे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है किसी चीज़ के बारे में। तो हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे, वो बस पावर बताते क्या है ना कि आप जो काम कर रहे हैं तो वो किस गति से कर रहे हैं, मतलब कि या किस रेट से कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हो किस रेट से कर रहे हैं, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वापस आप क्लास 9 से ये सब बात समझते हुए आ रहे हैं। पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके,
हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात भी करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट में कितना जल्दी कोई काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कोई चार्ज क्यू है तो उसको किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने में जो एनर्जी वेस्ट हुआ तो कितना समय में कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना, या कितना समय में कितना एनर्जी लग रहा है, हम इसको कहीं कि इलेक्ट्रिकल पावर के टर्म में देखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे डेफिनेशन हम लोग, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क एक्सटर्न, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क जिस गति से जिस रेट से किया जाए हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। चलिए अब जरा सा हम इसका कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, उसे जब करेंगे तो और बेहतर फील होगा। फिलहाल हम लोग एक हम लोग जरा सा इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं, जरा सा हम इसको मैथमेटिकल टर्म में यूज़ करते हैं। हम लोग क्या देखें, वर्क डन इक्वल्स टू VIT। अच्छा एक काम करते हैं गौर से, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दे क्या, क्योंकि हमको ना पावर टर्म लाना है, और पावर टर्म कब आएगा जब हम लोग वर्क डन को टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी रेट ऑफ डूइंग को क्या बोलेंगे हम लोग, पावर। यानी ये टर्म क्या बनने वाला आपका, पावर। और क्योंकि अगर LHS को T से डिवाइड किए हैं तो RHS को भी T से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को वैलिड करवाने के लिए, ठीक है ना, इसको वैलिड करवाने के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम तो इसको लाए थे, इसको डिवाइड किए थे पावर को लाने के लिए, और इसे डिवाइड किया तो ये T से T कट जाएगा, तो क्या बचेगा P इक्वल्स टू VI। सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है पावर का, और आप इसे मेन फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पावर का। अब हम लोग मेन काम इसी फार्मूला से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है और एक क्या है, करंट है। एक है आपका वोल्टेज जिसे आप लोग PD भी बोलते हैं, और एक है आपका करंट, क्या है, करंट। हम थोड़ा सा नए फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक है P इक्वल्स टू VI, तो ओम्स लॉ से क्या आते हैं, V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह IR पुट कर देगा तो क्या बनेगा, P इक्वल्स टू I² R। एक हमारा ये बना, क्योंकि इसमें हमने V को बदला तो जरा इसमें हम लोग बदलते किसको, हम लोग जरा सा इसमें I को बदलते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V/R। तो देखो P इक्वल्स टू VI हो गया। अब जरा सा हम लोग I के जगह पुट करते हैं ये वैल्यू V/R, क्या बनेगा V²/R। सो वी हैव नाउ 3 इक्वेशंस, P इक्वल्स टू VI इक्वल्स टू I² R इक्वल्स टू V²/R। These all are the same thing, but these, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तीनों के फॉर्मूला का फ़ायदा क्या है आपको बता देते हैं। ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया। ये I² जो R है, अगर पावर I² R फार्मूला है तो ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और V²/R है इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मतलब वैसे आप P इक्वल्स टू VI यूज़ कीजिए तो बात बराबर ही है, लेकिन अगर इस फॉर्मूला में देखिए करंट है एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है, करंट और क्या है, रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज रेजिस्टेंस है। यानी कि करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो आप पावर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो पावर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और कभी कभी दो डिवाइस के अगर आपके पावर को अगर कंपेयर करना हो तो तब जाके ये दोनों फॉर्मूला आपको ईजी आता है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि दोनों में से सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, तो क्योंकि रेजिस्टेंस जिससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा वो ज़्यादा ग्लो करे, इस दोनों में से सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, अब आप कैसे बताइएगा। तो जिसमें करंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा, और करंट जिसकी इसमें ज़्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो देखिए गौर से, तो अब ये दोनों अगर पैरेलल लगे हुए हैं तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें V क्या होता है, कांस्टेंट, और V कांस्टेंट होता है और P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो आपको पावर दे दिया रहेगा, आप पावर से R निकाल लेंगे, और जिसकी R कम होगी आप टिक मार देंगे कि उसमें करंट ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इससे। फिलहाल मेनली जब सीरीज़ में अगर फॉर्मूला यूज़ करना होगा आपको तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज I सीरीज़ में I कॉन्स्टेंट होता है तो आप कंपेयर कर पाएंगे, और पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग मेनली सीरीज़, वैसे हम यूज़ कोई भी कर सकते हैं लेकिन सीरीज़ में इसको करेंगे मेनली सहूलियत के लिए, और पैरेलल में इसको करेंगे, ठीक है। अब यूनिट की ओर बढ़ते हैं पावर की। तो पावर का यूनिट क्या है, तो पावर की यूनिट है वाट, क्या है, वाट। आप इसे W से नोट कर सकते हैं।
और इसकी बिगर यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट। क्या हो जाएगा, किलोवाट, यानी 1000 वाट। अब 2 मेन टॉपिक है इसी के अंदर पढ़ेंगे शॉर्ट जल्दी में, बिकॉज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इसमें बस क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। जैसे पहले पावर रेटिंग देख लेते हैं। पावर रेटिंग क्या है, आप जब भी कोई बल्ब देखे होंगे, अगर आप कोई बल्ब लेते होंगे तो वहाँ पे बल्ब के मतलब किसी जगह पे लिखा होगा 220 वोल्ट 100 वाट, कुछ ऐसा लिखा रहता है। क्या है इसका मतलब, तो देखिए पावर रेटिंग क्या है ना, पावर रेटिंग एक टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग किसी भी डिवाइस के लिए मैक्सिमम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। या किसी डिवाइस के का रेजिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं, या कोई डिवाइस किस करंट तक को सह सकता है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। मेनली क्या बात करते हैं ना, पावर रेटिंग एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू VI है ना। आपको पावर रेटिंग में पोटेंशियल पावर और वोल्टेज दिया रहता है, ठीक है। और आप उससे मतलब कोई डिवाइस अगर माने कि कोई एक बल्ब है, ठीक है। अब कोई बल्ब अगर 5 एम्पियर कोई अब की सर्किट में माने कोई बल्ब है जो कि की सर्किट में लगा हुआ है, ठीक। अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। अब हम इस बल्ब को लगा दिए, ठीक। हमको पता नहीं है कि ये बल्ब कितना करंट सह सकता है ना। तो अब इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, ठीक है। अब आपको पावर और वोल्टेज दिया रहता है, ठीक है। कि मतलब ये बल्ब 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और 100 वाट यानी कि 100 जूल पर सेकेंड। अरे 100 वाट को हम लोग लिख सकते हैं ना, 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, है ना। यानी ये कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं और इस कंडीशन के मदद से कहीं ना कहीं हम लोग करंट निकाल पाएंगे, यानी कि ये डिवाइस इस कंडीशन पे कितना मैक्सिमम करंट को ये बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर हमारे पास अगर पावर रेटिंग का अगर जो पावर रेटिंग का अगर हमारे पास आइडिया होगा तो हम क्या करेंगे ना कि हम लोग उस करंट उस डिवाइस से मैक्सिमम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं और मैक्सिमम करंट का वैल्यू निकाल के हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि अरे मानते हैं कि इससे करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मानते हैं इस बल्ब का पावर रेटिंग 220 वोल्ट है और 100 वाट है। पावर रेटिंग मतलब क्या, आपको कहीं ना कहीं आपको वाट में है तो ये आपको V क्या दे दिएगा और ये P दिया गया है, तो आप यहाँ से I निकाल सकते हैं। तो P इक्वल्स टू VI, तो I क्या होगा P/V। P कितना है 100, कितना है 120 वोल्ट, यानी 0.4 एम्पियर के आसपास। यानी कि इसकी मैक्सिमम अलाउेबल करंट, यानी इसकी मैक्सिमम अलाउेबल करंट कितना 0.4 एम्पियर। यानी कि आप 0.4 एम्पियर से ज़्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो करवाएंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। और इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि इससे कितना करंट मैक्सिमम फ्लो करे। तो मैक्सिमम तो इससे तो यानी आप 10 अगर ऐसे सर्किट में सब लगाए हैं जिसकी करंट क्या है 10 एम्पियर, तो ऐसे सर्किट में क्या बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा। तो ये कुछ यूजेस है, यानी पावर रेटिंग से आप कहीं ना कहीं करंट और रेजिस्टेंस के बारे में आप आइडिया ले पाते हैं, ठीक है। और इस मेनली पावर रेटिंग एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहाँ आपको और बेहतर से फील हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ इन वेरी शॉर्ट टाइम वी विल डील विथ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम आपको बोले थे कि एक और यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसे हम लोग कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। देखिए आप सिंपल सर्किट के साथ बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे 1 जूल का एनर्जी खपत होगा, 2 जूल का खपत होगा, तो चलता है, समझ में आता है। लेकिन आपके घर में 10 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे अगर होते हैं और सारे कमरे में एक फैन बल्ब लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, AC लगा होता है बाय द वे, तो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो जूल में अगर उसे नापना, अगर जूल में अगर मेजर होगा तो बहुत लंबे डिजिट आएंगे और ये मतलब कि फेवरेबल नहीं होगा। हम साइंस हमेशा हर एक चीज़ को ईजी बनाने की कोशिश में रहते हैं। तो फिर एनर्जी को भी एक बिगर यूनिट दिया गया जिसे हम लोग कमर्शियल यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कमर्शियल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कमर्शियल पर्पज से ये यूज होता है मेनली। तो कमर्शियल यूनिट क्या है ना कि बिगर यूनिट है। कौन सा यूनिट है, बिगर यूनिट। यानी आपको पता है पावर इक्वल्स टू एनर्जी इनटू टाइम, तो हम लोग एनर्जी के लिख सकते हैं क्या, पावर बाय एनर्जी बाय टाइम और वर्क डन बाय टाइम। तो हम एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी का ऐसा ही तो जूल होता है और एक और यूनिट क्या होगा, वाट सेकेंड, ठीक होगा ना, वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड को बोलते हैं जूल,
क्योंकि ऐसा यूनिट है तो ऐसा की टर्म में हो गया, यानी 1 वाट सेकेंड इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक, और ये है आपका मेन स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट हुआ। अब हम इसको बिगर यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस दोनों को क्या कर देंगे, बिगर कर देंगे, यानी 1 किलो वाट आवर। वाट का बिगर यूनिट किलो वाट होगा और सेकंड का बिगर क्या होता है, आवर होता है, तो 1 किलो वाट आवर। ठीक, तो ये 1 किलो वाट आवर जो देख रहे हैं इसे ही बोलते हैं हम लोग कमर्शियल यूनिट, और इसका एक नाम दिया गया, इसको बोला गया 1 यूनिट। यानी कि 1 किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं, यूनिट। यानी यूनिट अगर व्हाट इज यूनिट या व्हाट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो 1 किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या कमर्शियल यूनिट। ये एक बिगर यूनिट है, आपको हम बता चुके हैं यहाँ से कैसे बिगर यूनिट है। अब इसका जैसे हम लोग अब ये जो 1 किलो वाट आवर है, इसको जो जो यूनिट है, ये आप क्लास 9 में भी थोड़ा मोड़ा देखे होंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो, यानी किलो वाट आवर। ये तो समझ में आया कैसे आया। अब 1 किलो वाट, क्योंकि अब वो कमर्शियल यूनिट तो समझ गया, लेकिन जब हम लोग कोई नंबर का बनाएंगे तो जब हम लोग जूल के टर्म में उसको एक्सपेंड करते हैं तब हम लोग ज़्यादा फील होता है। तो क्यों ना इसको हम लोग जूल के टर्म में एक्सपेंड करके देख ले कि कितना वैल्यू आएगा। यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने देख लेते हैं कितना होगा। देखिए, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल, यही ना करना है। यानी कि इस सारे को कहीं किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। इस सारे को जूल में कन्वर्ट करना है ना। और जूल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप इसे वाट सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि अगर नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को बैक करके देखिए, जूल को ही वाट सेकेंड बोलते हैं। तो अगर यानी किलो वाट को वाट में चेंज कीजिए और आवर को सेकेंड में चेंज कीजिए। तो किलो वाट वाट में कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, जब यहाँ से किलो हटाएंगे तब, और किलो हटाएंगे तो इसका वैल्यू दे देते हैं। यानी कि देखो, अब किलो वाट को वाट में चेंज करना है, तो यानी इस किलो को हटाना है। अब किलो को कैसे हटाएंगे, तो इस किलो का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाट में चेंज हो गया। देखिए, ये आपका वाट में चेंज हो गया। अब अच्छा आवर, अब आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो पता है 60 × 60। आप सब कुछ सॉल्व कर दीजिए, 1000 × 60 × 60। यहाँ से निकला वाट, यहाँ से क्या निकला, सेकेंड। वाट सेकेंड में आ गया, इसको जूल बोलेंगे। यानी कि 36 × 10⁵ इसको जूल बोल देंगे ना, जूल। यानी 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 36 × 10⁵ जूल, या 3.6 × 10⁶ जूल। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। आपके घर में जो मीटर लगा हुआ उसमें 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरह से मतलब कि क्या बोलते हैं, रीडिंग होता होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये इसलिए क्योंकि आपका घर बड़ा है और ज़्यादा एनर्जी यूज होता है। तो आप अगर अब इस तरह से अगर मेजर करेंगे तो उतना बड़ा आपका डिजिटल मीटर भी नहीं होगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमने इसलिए 1 यूनिट मतलब क्या, इतना एनर्जी खपत हो चुका है। और इसी तरह से हम लोग 1 यूनिट का दाम पता कर लेते हैं, 3, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपया। और इस तरह से अगर आपके घर में अगर 8 यूनिट उठा है, अगर आपके घर में 8 यूनिट बिजली उठा है और 8 रुपये पर यूनिट बिजली का दाम है, तो 8 64 रुपया एक दिन का हो गया। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट भी, तो इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पर भी, तो आप लोग गेट रेडी रहिए। आप लगभग आपका टॉपिक ख़त्म है, समाप्त है टॉपिक। हम लोग जब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तो अब न्यूमेरिकल कुछ कर लेंगे। वैसे ओवरऑल टॉपिक ऑफिशियली द चैप्टर इज एंड। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको वीडियो कल ही मिल जाएगी, कल से पहले मिल जाएगी। ठीक है, बाय, थैंक यू, एंजॉय लाइफ।